हेलो दोस्तों, मैं उन्नीस शुक्ला स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आऊँ पॉलिटी की एक अगली क्लास, जिसमें एक नया टॉपिक मिलेगा। आज हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आज हम क्या करेंगे, भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप एकदम बने रहिए। मान के चलिए 10 मिनट तक आप बने रहिए। आपके जो संविधान की सारी अनुसूचियां हैं आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएंगी। आप समझिए कि आप ऐसे अगर ध्यान से आप पूरा वीडियो आप ध्यान से देखते हैं तो क्या होगा, आप इन चीजों को पढ़ेंगे तो साथ साथ और क्या करेंगे, आप किसी और को बता भी सकते हैं। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं आपको कोई ये नहीं कि आपको एक लाइन पढ़ा बताने के बाद ये रटा दूं, या एक तरीके से ये समझिए कि आपकी समझ विकसित होनी चाहिए। क्योंकि आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी इन अनुसूचियों के बारे में आप सही तरीके से समझ पाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना है कि हमको क्या सोचना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं पढ़ाने से पहले कि पहले बता दूं कि पहले अनुसूचियां आपकी कितनी थी और आज के प्रेजेंट टाइम में कितनी अनुसूचियां हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि पहले भारतीय संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां थी। 8। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अब मान के चलिए अगर 8 थी तो अब प्रेजेंट टाइम में कितनी है, तो क्या हुआ कि चार को और जोड़ करके कितना बनाया गया, 12 अनुसूचियां। आज के डेट में अगर पूछा जाता है कि टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं इसको, लेकिन यहाँ पे अनुसूचियों का टॉपिक आया है तो क्या करेंगे कि इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अनुसूचियां कितनी है इस समय प्रेजेंट टाइम में, 12 है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं हम, पहले वाली जो क्या करते हैं, जब हमारा संविधान क्या था, मूल संविधान। भाई क्या आपको पता होगा कि आपको पता है, सिंपल सी क्या पता है कि मूल संविधान तब तक कहा जाता है जब तक उसमें कोई भी संशोधन ना किया जा सके। तो जैसे ही ये संशोधन होकर अनुसूचियां जोड़ी गई तब ये मूल संविधान रहा नहीं। तो मूल संविधान हमारा कब तक था, आपको पता है कि जब तक पुरानी अनुसूचियां थी, कितनी, 8 अनुसूचियां थी। ठीक, तो उसके बाद जब बनी तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 8 अनुसूचियों के बारे में अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बची हुई जो 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई वो कैसे जोड़ी गई उनको डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे, पहली अनुसूची से लेकर 8 अनुसूची तक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अनुसूची हम देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें क्या दिया गया है, क्या विषय है, इसके बारे में जानेंगे। तो जो हमारी संविधान की पहली अनुसूची है उसमें बताया गया है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से समझिएगा। कुछ दिक्कत आपको मजा आने वाला है तो समझ लीजिए कि आराम से अगर पढ़ेंगे तो आज ही 12 की 12 अनुसूचियां आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते क्या है, सबसे पहले में हमारा क्या आएगा, पहली अनुसूची में अगर पूछा जाता है कि क्या दिया गया है तो है देश के सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख दिया गया है। तो पहले आपको पता है कि इससे पहले अभी तक कितने थे, 29 और 7 में थे, लेकिन अभी जल्द ही कितने राज्य बने हैं, तो राज्य आपके टोटल इस समय कितने हैं, 28। ठीक है, टोटल राज्य कितने हैं, 28, और फिर टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 9। ठीक, तो इस समय पहली अनुसूची में क्या दिया गया है, 28 राज्यों का के बारे में उल्लेख है और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख है, यानी कि 28 स्टेट्स और क्या कहेंगे 9 यूनियन टेरिटोरी। ठीक, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी में क्या है, दूसरी में बात करेंगे तो दूसरी में देखिएगा, अब दूसरी में अगर बात करेंगे तो जब इनके देश, राज्य और केंद्र शासित की बात हो गई, अब बात करेंगे कि जो हमारे पदाधिकारी हैं, आपको पता है कि पदाधिकारी का मतलब समझ रहे हैं, पदाधिकारियों के बारे में उल्लेख किया गया है। ये कैसे, पदाधिकारी क्या होते हैं जान लीजिए। जैसे बड़े पद हुए सरकार के, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और महान्यायवादी, इन तरीके के जो सारे पदाधिकारी हैं इनके बारे में क्या, इनके वेतन और भत्तों के बारे में उल्लेख किया गया है। किसके बारे में, आपको पता होगा कि दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों का उल्लेख दिया गया है। अब दूसरी जानेंगे, तीसरी अनुसूची क्या है, तीसरी अनुसूची में जानेंगे हम क्या लिखा हुआ है। तीसरी, अब ये पदाधिकारी होंगे तो ये आप बताइए कि इनके अगर वेतन और भत्तों की बात की जाएगी तो उसके बाद क्या आएगा, तब इनके बाद क्या होगी, इनका शपथ किया जाएगा, शपथ ग्रहण भी होगा। तो इनके लिए तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, इनके लिए शपथ। जब ये पदाधिकारी होंगे, वेतन भत्तों का अध्ययन किया गया है दूसरी में, और इन्हीं पदाधिकारियों के शपथ का क्या उल्लेख किया गया है, किसमें, तीसरी अनुसूची में। समझ में आ रहा है, बताइए, मजा नहीं आ रहा होगा तो आगे फिर और तरीके से समझाएंगे। देखिए आप समझिए कि पहला क्या, दूसरे में क्या हुआ,
दूसरे में क्या पता चला कि वेतन और भत्ता, अगर वेतन और भत्ता के बाद अगर आप कहेंगे, जैसे एग्जांपल लीजिए, आप कहीं जॉब करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या पूछते हैं कि आप उसकी सैलरी कितनी होगी। जब सैलरी आप पूछ लेते हैं, आपको सैलरी एक्सेप्ट होती है कि हाँ ठीक है, तब उसके बाद क्या होता है, वो आपको शपथ दिलाता है कि आपको क्या क्या कार्य करने होंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में कि ये कंफ्यूजन रहता है कि दूसरे में वेतन और भत्ते हैं या तीसरे में। तो पहले ध्यान रखिए कि पहले आप वेतन और भत्तों की बात होती है, उसके बाद शपथ दिलाई जाती है। ठीक, तो दूसरा और तीसरा समझ में आ गया। चौथी अनुसूची क्या होगी, चौथी अनुसूची के बारे में ध्यान रखिए। चौथी अनुसूची में अब देखिए सिंपल चल रहा है। देखिए चौथी अनुसूची में अब क्या होगा, चौथी अनुसूची में हमारी होती है राज्यसभा। देखिए सिंपल में समझिए, राज्यसभा में आपको समझिए कि सीटों का निर्धारण कहाँ हुआ है, किस सूची में बताया गया, चौथी अनुसूची में बताया गया है। राज्यसभा के सीटों का क्या बताया गया है, उल्लेख। ध्यान रखिए कहाँ कहाँ से, राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है इस तरीके से। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि जो राज्यसभा में सीट होती है वो क्या होती है, केवल राज्य से होती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ध्यान रखिए कि जो राज्यसभा है वहां से सीट में राज्य से भी प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से भी प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अक्सर लोग ये क्वेश्चन आया हुआ है पीसीएस में, पूछा गया है कि राज्य और केंद्रों से दोनों जगह से सीटें चुनी जाती हैं या केवल के राज्य से ही। तो ये ध्यान रखिएगा कि दोनों जगह से सीटों के निर्धारण का उल्लेख किया गया है। किस अनुसूची में, चौथी अनुसूची में। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। आगे पांचवी अनुसूची में क्या है, देखिए पांचवी में अनुसूची में हमारे क्या है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। देखिए पांचवी अनुसूची में अगर पूछा जाता है कि कौन सा क्या रखा है, तो पांचवी अनुसूची में किसको रखा गया है, अनुसूचित जाति को और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया गया, मतलब इसके बारे में उल्लेख किया गया है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिएगा पहली अनुसूची हमारी क्या है, सिंपल में समझिएगा। पहली अनुसूची में क्या है, जो देश के राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश उनका उल्लेख किया गया है। आपको पता है कि कितने हैं, 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, दूसरी अनुसूची पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है। दूसरी में क्या है, पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों, और वेतन और भत्ते के बाद क्या आएगा, शपथ। तीसरी अनुसूची में क्या है, उन्हीं पदाधिकारियों के शपथ का अध्ययन किया गया है। ठीक, बता इस तरीके से कह सकते हैं या कह सकते हैं कि शपथ का उल्लेख, पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख किया गया है। किसमें, तीसरी अनुसूची में। अगला देखते हैं, फिर इसके बाद चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा के जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो क्या है, उसमें बताए गए हैं जो राज्य से और केंद्र से लिए जाते हैं। किसमें, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको कहाँ से लिया जाता है, राज्य से और केंद्र से लिया जाता है। इसका उल्लेख किसमें किया है, चौथी अनुसूची में किया गया है। ठीक, उसके बाद पांचवी अनुसूची आती है, जो क्या है, राज्य मतलब देश की जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है उनका उल्लेख किसमें किया गया है, पांचवी अनुसूची में किया गया है। इसके बाद एक और आती है छठवीं अनुसूची। ध्यान रखिए, छठी इससे मिलती जुलती है। छठी अनुसूची कीजिए, केवल अनुसूचित जनजाति को ही ले लीजिए, इसको रहने दीजिए। अनुसूचित जनजाति को हम केवल लेंगे, छठवीं अनुसूची में क्या लेंगे, अनुसूचित जनजाति के लिए। और ठीक है, इन राज्यों की अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किया गया है किसमें, छठी अनुसूची में। देखिए पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची एक दूसरे से मिलती जुलती है। पांचवी में सभी राज्यों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों का अध्ययन किया गया है, मतलब उल्लेख किया गया है। और देखिए छठी अनुसूची में क्या रखा गया है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय 4 राज्यों को मतलब नाम देकर लिया, इनकी अनुसूचित जनजातियों का के बारे में उल्लेख किया गया है। तो आपको पता चल गया पांचवी और छठवीं एक दूसरे से मैच करती है। उसमें अनुसूचित जनजाति को आप जात को छोड़ देंगे और अनुसूचित जनजाति को छठवीं में ले लेंगे। किस किस राज्यों से, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये सब आप यहाँ शॉर्ट में समझ लीजिए कि ये सब पूर्वी भारत के पूर्वी क्षेत्रों से हैं। ये सब जो है वो चारों राज्य कहाँ से हैं, भारत के पूर्वी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि छठवीं अनुसूची में क्या है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों के अनुसूचित जनजाति का उल्लेख
किया गया है। ठीक है, 6 अनुसूची क्या आएगी, 7वीं अनुसूची आएगी। 7वीं बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसूची है, ये ध्यान रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। ठीक है, तो देखिए 7वीं अनुसूची बारे में, देश के राज्य और केंद्र के बीच क्या है, शक्तियों का निर्धारण किया गया है। इसमें क्या लिखा, हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची की, तो कौन कौन सी, अब इसमें बताई गई 3 सूची बनाई गई है। राज्य और केंद्र के बीच जो शक्तियां हैं उनके लिए क्या की है, 3 सूची बनाई गई है। कौन कौन सी सूची है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बारे में आप समझ लीजिए कि ये तीनों सूचियों का क्या मतलब है। इसके राज्य और केंद्र की शक्तियों का निर्धारण करने के लिए क्या बनाया गया है, 3 सूची बनाई गई है। ठीक, कौन कौन सी, पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। ये तीनों क्या होती हैं, ऐसा कानून, क्या होता है, जो कानून किसमें रखा गया हो, किसमें, संघ सूची में, जिसका उल्लेख संघ सूची में किया गया हो, वो उस पर कानून कौन बनाता है, उस पर बनाते हैं केंद्र बनाती है। ठीक, संघ सूची में जो कुछ रखा गया है उस पर किसका अधिकार है, उस पर केंद्र का अधिकार है। समझिए कि अगर के संघ सूची के द्वारा बनाया गया कानून किसके द्वारा बनाया जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाएगा। दूसरी, राज्य सूची में जो कुछ भी विषय रखा गया होगा, जिसका भी उल्लेख होगा, उस पर कौन सरकार कानून बनाएगी, राज्य सरकार हमारी बनाएगी। ठीक, उसके बाद ये आती है तीसरी हमारी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है, समवर्ती सूची में जिस विषय का उल्लेख किया गया है उस पर क्या करते हैं, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अब ये समझिए कि अगर कोई भी निर्णय अगर लिया जाता है तो अंतिम निर्णय क्या होता है, केंद्र सरकार का ही माना जाता है। दोनों सरकार अगर निर्णय दे समवर्ती सूची के विषय पर बनाए गए कानून पर, तो क्या होती है कि अंतिम निर्णय किसका मान्य होता है, केंद्र सरकार का ही मान्य होता है। तो यहाँ तक तीनों सूची के बारे में पता चल गया। अब समझिए कि इसके विषय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं या संघ सूची में कितने विषय हैं। इस तरीके से विषय पूछे जाते हैं। तो आपको पता चल गया कि इसमें पहले 97 थे, 100 हो गए, 66 थे, 61 विषय हो गए और इसमें 47 थे, 52 विषय आने के। आपको के बाद अगली आती है हमारी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 8 दिया गया है 22, हमारे संविधान में आपको पता होगा कि 22 भाषाओं का उल्लेख है। किसमें, 22 भाषाओं का उल्लेख है। लेकिन क्या है कि सबसे इससे पहले कितनी भाषाएं थी, जब मूल संविधान हमारा था तो उसमें कितनी थी, 14 भाषाएं। कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। लेकिन अब कितनी भाषा है, अब टोटल कितनी है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख क्या दिया गया है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पता चल गया। 8वीं अनुसूची, ये जो हमारी मूल संविधान में 8 अनुसूची बनाई गई थी, ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, जो अनुसूची और बढ़ाई गई है, मतलब 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई हैं अधिवेशन द्वारा, संशोधन द्वारा बनाई गई हैं, तो उनको हम बताएंगे कि किस प्रकार किस संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। तो यहाँ तक 8वीं अनुसूची तक आपको क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा, शायद लगभग सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं अनुसूची कौन सी है, किस संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ी गई है, वो किस वर्ष जोड़ी गई है और उसमें है क्या, उसकी विशेषता क्या है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो 4 अनुसूचियां जो बाद में जुड़ी वो कौन कौन सी है, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 9वीं अनुसूची जो हमारी थी वो क्या थी और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा, पहले संविधान संशोधन द्वारा कब, 1951 में। कब, किस वर्ष, 1951। ठीक है, ये ध्यान रखिए, पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा क्या जोड़ा गया, कौन सी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें था क्या, भूमि सुधार के बारे में बताया गया। किसमें, भूमि सुधार के बारे में। और इसमें क्या था कि भूमि सुधार में सरकार जो कुछ भी कार्य कर रही थी, तो क्या हो रहा था कि पहले क्या था कि लोग याचिका दायर कर देते थे। कोई भी काम अगर सरकार कर रही है तो उसमें भूमि संपत्ति को लेकर क्या किया जाता था कि उसमें याचिका लोग दायर कर सकते थे। लेकिन ये जब संविधान संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, तब ये बताया गया कि कोई भी कार्य अगर संविधान का गवर्नमेंट कर रही है तो भूमि सुधार मतलब संपत्ति को लेकर, तो उसमें प्रावधान का उल्लेख किया गया क्या, कि उसमें हाई कोर्ट में क्या होता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई भी याचिका दायर नहीं कर सकता है। किसके अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। बात समझ में आ गई। इसकी विशेषता क्या है कि हाई कोर्ट
आप समझ लीजिए कि विशेषता में क्या है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं दायर की जा सकती है। इससे पहले याचिका दायर की जा सकती है संपत्ति और भूमि सुधार को लेकर। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची आपको समझ में आ गई। पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में क्या है, इसमें रखा गया है भूमि सुधार या संपत्ति को लेकर इसका उल्लेख किया गया है। और इसमें क्या है कि पहले इसमें कोई भी कार्य हो रहा था तो उसके लिए याचिका दायर की जा सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद 10वीं अनुसूची में क्या रखा गया है ये समझिए। 10वीं अनुसूची को में 52 संविधान संशोधन हमारा कौन सा था, 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, और किस वर्ष किया गया ये ध्यान रखिए, 1985 में। किस वर्ष किया गया, 1985 में। इसका विषय क्या था ये ध्यान रखिए, दल बदल का प्रावधान किया गया। किसका, दल बदल का। अब ये क्यों किया गया इसके बारे में जान लीजिए। दल बदल का प्रावधान होता क्या था कि पहले क्या हुआ था कि बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए खड़ी हो जाती थी। बहुत सारी पार्टियां होती थी, लेकिन कोई भी पार्टियां क्या होती थी, पूर्ण बहुमत नहीं ला पाती थी। पार्टी तो बहुत सारी होती थी, लेकिन कोई भी पार्टी ऐसी नहीं होती थी जो पूर्ण बहुमत साबित कर सके। तो होता क्या था कि इसके लिए क्या हुआ कि कोई भी नेता किसी भी दल में जा सकता है। कोई भी नेता उधर दूसरे दल से तीसरे दल में, तीसरे दल से चौथे दल में जा सकता है। इसीलिए ये दल बदल का प्रावधान किया गया। 10वीं अनुसूची में उसका उल्लेख किया गया है कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 52वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से साल में, 1985 में। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, किस लिए जोड़ी गई। ठीक है, अगला देखेंगे ये बात आती है तो 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा, किसके, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। और किस वर्ष जोड़ा गया, 1992। किस संविधान संशोधन, 1992 संविधान संशोधन। कहीं कहीं पे आपको 93 मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं है तो ये मिल जाए तो ये भी आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मिल जाएगा। इसमें क्या किया गया, इसका विषय इसमें क्या रखा गया, इसमें पंचायती राज को रखा गया। क्या, पंचायती क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। पंचायती क्षेत्रों का उल्लेख। ठीक है, पंचायती क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है किसमें, 73वें संविधान संशोधन 1992 में जो जोड़ा गया। किस अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। इसकी विशेषता क्या है, इसमें कितने कार्य क्षेत्रों को यानी कितने विषय को रखा गया है। तो ये ध्यान रखिए, इसमें 29 विषय यानी यह कार्य क्षेत्र। कितने कार्य क्षेत्र को रखा गया है, 29 कार्य क्षेत्र को रखा गया है। अगला 74वां, अगला जो हमारी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, 74वें संविधान संशोधन द्वारा। ईयर कौन सा था, 1992। ठीक है, इसमें भी हुआ था 1992 और 93 दोनों मिलता है, लेकिन पहले आप 1992 में टिक करेंगे। अगर ये नहीं है तो 93 भी आ सकता है आंसर में। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए कि जो पंचायती राज क्षेत्र के बारे में था वो क्या हुआ, इसका प्रक्रिया था और पारित 1993 में हुआ था। इसलिए यहाँ पर 2 आंसर मिल जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आ गया। फिर 12वीं देखते हैं, 14 में क्या जोड़ा गया, इसमें नगर प्रशासन के बारे में बताया गया। क्या, नगर प्रशासन। नगर प्रशासन का उल्लेख, जैसे क्या हुआ, नगर निगम, नगर पालिका, ये सब चीजें आपको पता होगी। तो इन सब चीजों का उल्लेख किसमें किया गया है, 12वीं अनुसूची में किया गया है। और कब जोड़ी गई थी, 1992 में आ गई। इसमें उल्लेख, इसमें कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें कुल 18 कार्य क्षेत्र हैं। कितने, 18 कार्य क्षेत्र। ठीक है, तो आप समझ में आ गई। फिर जो चारों अनुसूचियां जोड़ी गई, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा 1991 में क्या विषय रखा गया, इसमें भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। किस अनुसूची में, 9वीं में। और क्या बताया गया कि पहले इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती थी, लेकिन अब इस 9वीं अनुसूची के बाद ये याचिका नहीं दायर की जा सकती है। ठीक, उसके बाद क्या हुई, 10वीं अनुसूची किस संविधान द्वारा जोड़ी गई, 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई। इसमें क्या रखा गया, दल बदल का प्रावधान रखा गया। कोई भी नेता किसी भी दल में जा सकता है। ठीक है, अगला देखेंगे 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। ठीक, इसमें क्या रखा गया, पंचायती क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला हमारा 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें क्या रखा गया, नगर प्रशासन यानी नगर, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, इन सब चीजों के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें कार्य क्षेत्र कितने रखे गए हैं, 18 कार्य क्षेत्र, और इसमें कितने, 29 कार्य क्षेत्र रखे गए हैं। तो क्या हुआ कि यहाँ तक जो कुछ जितनी भी अनुसूचियां थी उनके बारे में हम लोगों ने क्या किया है, डिटेल में स्टडी कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कहीं भी डाउट हो,
कोई भी चीज अगर डाउट आपको लग रही है कि ये चीज आपको सही नहीं लग रही है तो आप कमेंट करिएगा। अगली बार जो नया वीडियो आएगा पहले आप इस पॉइंट पे मैं उस पर डिस्कस करूंगा, तभी नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ये आप समझ लीजिए कि आपको क्या करना है, मेरा साथ देना है और मैं आपका साथ हमेशा देता रहूंगा। ठीक है, तो यह हुआ कि भारतीय संविधान की जितनी भी अनुसूचियां थी उनके बारे में हम लोगों ने क्या किया है, डिटेल में भरपूर अच्छे ढंग से अध्ययन कर लिया है। ठीक है, आपको कहीं भी डाउट हो तो आप क्या करिए, यहाँ पे कमेंट करिएगा, उस पर मैं विचार करके अगला वीडियो जब लेके आऊंगा उससे पहले डिस्कस करके फिर नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। आप एक बात और फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले भी कर चुका हूँ, एक बात और समझिए, आप कभी भी पढ़िए तो अच्छे ढंग, कहने का मतलब पढ़ाई के मोड में होकर ही वीडियो को देखिए, वरना खाली टाइम में वैसे देखने से अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो वीडियो ना देखिए, क्योंकि अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। आप पहले से अपने आप को पढ़ाई के मोड में लाइए, आप पढ़ने के लिए इच्छुक होइए, तब आप इन चीजों को समझ पाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इन चीजों को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आप एक बार वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए, क्योंकि ये सब चीजें फर्स्ट टाइम में थोड़ा कम ही समझ में आती हैं। आपको 50% 60% अगर समझ में आ रहा है तो वो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप समझिए कि आप वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। कभी भी वीडियो अगर देखने बैठिए तो ऐसे मत बैठिए, आप रफ और पेन लेकर ही बैठिए, ताकि आपको अगर कोई भी चीजें समझ में आ रही हैं तो आप तुरंत उन चीजों को नोट कर सकें। अगर आप चीजों को नोट कर लेंगे तो क्या होगा, आप ये चीजें लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। इसलिए आप कभी भी बैठिए तो रफ और पेन लेकर ही बैठिए। थैंक यू क्लास।